Hello everyone, welcome to our new topic, that is transport of gases, and we are going to study this topic under the unit breathing and exchange of gases. So before going into the topic, हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो गैसेस एक्सचेंज हमारे बॉडी में होते हैं कौन कौन से गैसेस के होते हैं। तो हम बात करेंगे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, वी इनहेल इट। और अगर हम बात करें CO2 की, सो इट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट produced in our tissues or cells, or as it is a waste, it can bring poisonous effect in our body। तो इसे हम क्या कर देते हैं हमारे बॉडी से, एक्सहेल। तो ये जो इनहेल ऑफ O2 है और ये जो एक्सहेल ऑफ CO2 है, ये कहाँ हो रहा है? ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, ये हम जनरली क्या बोलते हैं, हमने ब्रीथ किया, ऑक्सीजन लिया और CO2 को एक्सहेल आउट कर दिया, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। बट ये जो पूरा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा एंड ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचाएंगे, और जो डिफरेंट टिश्यूज जो है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में CO2 को प्रोड्यूस करेंगे, और उस CO2 को फिर हमारा ब्लड लेकर कहाँ तक आएगा, लंग्स के पास आएगा, जहाँ वापस उसको एलिमिनेट किया जाएगा हमारी बॉडी से। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ना, तो इसमें ये जो दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हम यहाँ पे उसकी बात करने जा रहे हैं आज, कि जब दोनों गैसेस है ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पहला चीज तो हम ये कहेंगे कि ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन of these gases, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास लंग्स है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, और ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये एक्चुअली एक हम टर्म यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर। तो हम बात करेंगे कि अगर सपोज कि हमने जो एटमॉस्फेरिक एयर से जो ब्रीद इन किया था, तो क्या उस एटमॉस्फेरिक एयर में सिर्फ ऑक्सीजन था? ऐसा तो नहीं था। तो वहां पे क्या था कंडीशन, कि ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 और नाइट्रोजन, वो सारे ही एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स थे। तो एटमॉस्फेरिक एयर में सपोज इट कंटेन्स ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। तो इस पूरे गैसेस में ये जो कॉम्बिनेशन जो है पूरा एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें अगर हम सिर्फ एक पार्ट, सिर्फ एक गैस के, सिर्फ एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात करें अपॉन द होल एयर और द होल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसे हम सिर्फ ऑक्सीजन के इंडिविजुअल प्रेशर की बात करें, इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि the pressure contributed by individual gas in a mixture of gases, इसे हम क्या कह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। और इस पार्शियल प्रेशर को हम ऐसे P से सिग्निफाई करते, डिनोट करते। तो अगर हम बात करेंगे
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? और अगर हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पार्शियल प्रेशर की इतनी बात क्यों कर रही हूँ, मैं इस टर्म को इतना क्यों लेके चल रही हूँ? क्योंकि आपको जानना ये है, ये जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है। इट मीन्स कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। सो द पार्शियल प्रेशर से हमें मदद ये मिलेगी कि हम इसके बेसिस से समझ सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का कहीं पर अगर हायर है और कहीं पर लोअर है, तो ये डिफरेंस है ना, द ग्रेडियंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर, इट विल अलाउ द गैसेस टू मूव फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम PO2 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं हाई है और कहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। या अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहीं हाई है और कहीं पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है, तो ये किस तरीके से मूव करेगा? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ये वाला कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ होगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होगा? हमारे लंग्स में होगा। तो बेसिकली ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जब हमारे जो लंग है या उसकी जो यूनिट एल्वेलॉय जो है, जब वो ब्लड कैपिलरी के साथ गैसेस एक्सचेंज करेगा, तो बेसिकली हमें वहाँ पे ये कंडीशन दिखेगा। और ये टिश्यू लेवल पर दिखेगा, जब टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में जब पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज चल रहा होगा, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि PCO2 जो है वो टिश्यू में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो टिश्यू से हमारे ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे और उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हमने जब ये पार्शियल प्रेशर को देख लिया, तो थोड़ा समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन एंड CO2 है, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे कैसे हो रहा है। बेसिकली ये दो तरीके से होगा, ठीक है। हम बात करते हैं 97% ऑफ O2 it will be transported as, it will bind with hemoglobin and it will be transported as oxyhemoglobin। और ये चार मॉलिक्यूल हर आरबीसी के पास जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है, और हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। सो इट विल फॉर्म Hb4O8, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे है? इन आरबीसी। तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? आरबीसी के अंदर हो रहा है। और जितने भी O2 हमने इनहेल किया था उसका 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे, और ये ट्रांसपोर्ट होंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और ऑक्सीजन का या फिर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन और CO2 का जो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन है, वो डिपेंड ही इस बात पे करता है कि पार्शियल प्रेशर किनका ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, और अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का किसी जगह पर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ बाइंड करेगी, और वो ऑक्सीजन के साथ उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, वो बाइंडिंग एफिनिटी की तो एक्चुअली बात नहीं करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से डिसोसिएट होगा अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम बात करते हैं 3% ऑफ ऑक्सीजन, it will be dissolved in plasma
करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। ठीक है, हमने क्या बात किया, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 3% ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है, तो 20 to 25% CO2 will bind with हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे होगा, ये टिश्यू लेवल पर होगा। ठीक है, ये जब हीमोग्लोबिन और CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आएंगे उसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होंगे और ये जो हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 के साथ बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हमने क्या परसेंटेज बताया, 20 to 25% ऑफ CO2 विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि 7% रफली ऑफ CO2 विल बी डिजॉल्व इन प्लाज्मा and will be transported in the dissolved form। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या बात किया, 3% ऑफ O2 विल बी डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कि जितने भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनहेल होकर आए थे उसका 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। लेकिन जब हम CO2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी CO2 हमारे बॉडी में एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 7% जो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो रहा है। इट मीन्स इट सिग्निफाइज दैट CO2 इज मोर सॉल्युबल, या CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी एज कॉम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हमारी NCERT हमें बताती है इट इज 20 to 25% मोर सॉल्युबल। CO2 is 20 to 25% more soluble than CO2, than O2। ठीक है, तो हमने लगभग ये 20 to 25%, बेसिकली हम इसको 23% तक कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए 30%। नेक्स्ट 70% की हम बात करेंगे। ये हमारे RBC के अंदर और प्लाज्मा दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे प्लाज्मा में और RBC में वाटर कंटेंट होगा। ये वाटर कंटेंट के साथ रिवर्सिबल मैनर में रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है हम देखेंगे व्हेन इट विल कम टू प्लाज्मा, ये सोडियम और पोटेशियम के साथ बाइंड करेगा एंड विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये जो H+ है इट विल अगेन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड विल फॉर्म एसिड हीमोग्लोबिन। हम देखेंगे अब ये सारा रिएक्शन किस तरीके से कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये समझ लिया कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहे हैं वो किस तरीके से हमारे जो ब्लड है या फिर हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा है वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है और वो किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हम आते हैं एक डायग्राम पे। ये हमारे एल्वेलोय,
ये हमारी ब्लड कैपिलरी, दिस इज ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे एक हार्ट का, ठीक है। हम ये बात करेंगे, दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं ये जो ब्लड कैपिलरी यहाँ से आएगी, इट विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग्स के पास से ऑक्सीजनेशन करके आ रही है, तो ये किसको पोर कर देगी, ये ब्लड को पोर कर देगी लेफ्ट ऑरिकल में। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जा रही है, वो कहाँ से जा रही है, ये राइट वेंट्रिकल से जा रही है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दिस लेफ्ट ऑरिकल is transporting blood toward body tissues, और बॉडी टिश्यू से ये डीऑक्सीजनेट होगा CO2 को लेने के बाद, और ये अपने ब्लड को पोर कर देगा राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री किसकी हो रही है, और यहाँ हम बना देते हैं कुछ बॉडी टिश्यूज, और हम यहाँ बात करेंगे सब पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड दिखा देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारे एल्वेलोई हैं, इट विल रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा ये काफ़ी हाई होगा, और ये यहाँ पर जो है वो होता है 104 mm/Hg। और हम यहाँ जितने भी पार्शियल प्रेशर को डिनोट करेंगे ना, पार्शियल प्रेशर, इसका यूनिट क्या होगा, mmHg, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पे CO2 का होगा, ये कैसा होगा, काफ़ी हाई होगा। और जो पार्शियल प्रेशर, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होकर यहाँ आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर जो हमारी ब्लड कैपिलरी कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। यहाँ पे भी हमारे पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहे हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट से लंग में जा रहा है, ठीक है। तो हम बात करें अभी पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 104 है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, इसमें अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की, तो ये कितनी होगी, इट विल बी जस्ट 40। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होगा वो कितना होगा, 45। और यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर CO2 का वो होगा 40, ठीक है। तो अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें, तो अभी हमने बात किया ना पार्शियल प्रेशर के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे गैसेस का डिफ्यूजन होगा थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो मेम्ब्रेन्स यूज होते हैं ये काफ़ी थिन होते हैं, सो दैट डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है इस एल्वेलोई में, ये इट इज़ टू हाई, क्योंकि अभी
फ्रेश ऑक्सीजन हमने लिया है, ठीक है। तो दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज हाई in comparison to the partial pressure of oxygen that is in the deoxygenated blood, और ये blood कैपिलरी में है। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है it will move toward blood capillary, और जो पार्शियल प्रेशर CO2 का यहाँ कम है, ये क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, एल्वेोलाई में जाएगा, लंग्स में जाएगा और इसे एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमने देखा कम है, अब ये धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरी में आ रहा है। हियर अब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दिस ऑक्सीजन विल बाइंड टू विथ हीमोग्लोबिन, और ये कैसा हो गया, एंड दिस ब्लड विल बी कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो ये कहाँ ये ट्रैवल करके ये कहाँ पे आएगा, ये सारे ब्लड जो है लंग्स ये ऑक्सीजनेट करने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये पोर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल देन पंप इट टुवर्ड बॉडी टिश्यू थ्रू ऑर्टा। तो अब ये हमारे बॉडी टिश्यू के पास आ रहा है। अब ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आया है, तो जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें पार्शियल प्रेशर हम ऑक्सीजन का देखेंगे दैट विल बी 95 mmHg, और अगर हम पार्शियल प्रेशर यहाँ पे देखें CO2 का, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे CO2 मैक्सिमम रिलीज हो गए थे ना, तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये आएंगे, और यहाँ जो हमारे बॉडी टिश्यू है ना, इसमें क्या होगा, इसमें तो मेटाबॉलिज्म हुआ होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो PCO2 का कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन होगा, PCO2 का कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा, और जो ऑक्सीजन होंगे उसका कंसंट्रेशन होगा कम, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी ने या हमारे सेल या टिश्यूज़ ने उसे कंज्यूम किया है और CO2 का एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। तो PCO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर है ज़्यादा और PO2 का कंसंट्रेशन है कम। तो आप बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 95 है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होंगे, इसका पार्शियल प्रेशर है काफ़ी कम, इसका पार्शियल प्रेशर है ज़्यादा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आ जाएगा, टुवर्ड बॉडी टिश्यू, और ये जो PCO2 है इट विल डिफ्यूज आउट, और ये डिफ्यूज आउट होकर के कहाँ जाएगा, एंड इट विल बी डिफ्यूज आउट टुवर्ड कैपिलरी। ये CO2 डिफ्यूज आउट होकर के ये आ जा रहा है हमारे ब्लड कैपिलरी में। अब जो हमारा ब्लड है इधर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के बॉडी टिश्यू में चला गया, और जो CO2 थे वो हमारे कैपिलरी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो फिर फाइनली वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में जाएंगे हार्ट के, और फाइनली जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे लंग्स के पास जाएगा टू प्योरीफाई और टू गेट ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखते हैं पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था काफ़ी हाई, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा कंज्यूम हो चुका है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इट विल बी रिड्यूस टू 40, और जो हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर है ये हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CO2 डिज़ोल्व हो रहे हैं, और ये CO2 फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट होकर के जाएंगे, और फिर यहाँ पर वापस जो है हमारे लंग्स में फ्रेश एयर आएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, और ये पार्शियल प्रेशर के थ्रू ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ये चलता रहेगा। चलिए हम बात करते हैं इसको। अब अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के अंदर RBC लेवल पर अगर देखें तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक ये आप सबको समझ में आ गया है, तो मैं इसको भी इरेज कर लेती हूँ। और हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमने बनाया एल्वेलॉय, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, इसे हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी, इधर का ब्लड अभी हम लोग देखते हैं। अभी हमने बात किया ना, और यहाँ पे हमारे बॉडी टिश्यूज है, these are बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर जो अपना था ऑक्सीजन का, इट वाज 104, CO2 का अगर देखें इट वाज 40, यहाँ पे अगर हम PO2 देखें इट वाज 95, PCO2 देखें इट वाज 40, और यहाँ पे अगर हम डीऑक्सीजनेटेड साइड में देखें तो PCO2 was higher and PO2 was lower। ठीक है, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टिश्यू में यूटिलाइजेशन के बाद जब हमारा ब्लड बॉडी टिश्यू को देने के बाद जब जाएगा तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और O2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो घट जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया था। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो है ये पार्शियल प्रेशर मैंने दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, या फिर किस तरीके से एसोसिएशन होता है। जो हमने देखा ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए कितने कितने परसेंट ऑक्सीजन और CO2 किस तरीके से बाइंड कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बात किया कि जो हमारे RBC हैं इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया कि ऑक्सीजन विल कम इनसाइड दिस RBC, हीमोग्लोबिन के पास आके RBC के अंदर इट विल बाइंड, और ये क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ठीक है, और ये कितना परसेंट हो रहा है, 97% हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं इसको बाहर बना दूँ, PO2 is 95 mmHg and PCO2 is 40 mmHg। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और 3% O2 जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो गए। ठीक है, ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है ना RBC, एंड जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये 3% ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया, एंड दिस RBC विल कम, और इट विल बी पम्प टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारा हार्ट जब इसको पंप कर देगा, अब ये आएगा बहुत सारे बॉडी टिश्यूज के पास, पूरे बॉडी के पास ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये जब हमारे बॉडी के पास आएंगे तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा ताकि उसकी एंट्री जो है वो टिश्यू के अंदर हो सके, और किस तरीके से CO2 जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो जो हमारे हीमोग्लोबिन है ये अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है, यानी अभी ये हीमोग्लोबिन जो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है, और यहाँ पर जो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का जो प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन होने से क्या हो रहा है, PCO2 इज हायर, और हमने क्या बोला, PO2 इज एट दिस पॉइंट PO2 इज लो। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है टिश्यूज पे, क्योंकि टिश्यू ने यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को और फॉर्म किसको किया, CO2 को। तो CO2 का जो कंसंट्रेशन वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो याद करिए हमने अभी क्या बोला था आपको
कि जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ तब बाइंड करेगा जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इंक्रीज, देन दिस हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट फ्रॉम ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से डिसोसिएट करके बाइंड करने जाएगा CO2 के साथ। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ अभी अपनी दोस्ती तोड़ रहा है। जैसे इसने CO2 को देखा ना कि CO2 अच्छे कंसंट्रेशन में है, अच्छी अमाउंट में है, तो ये जो है यहाँ डिसोसिएट होगा और ये किसके पास आएगा, PCO2 के पास। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ना 97%, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे ही लिखते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन it will dissociate, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तभी यहाँ डिसोसिएट हो रहा है, इट विल डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में डिसोसिएट हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, कम है, अब ये ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन विल मूव टुवर्ड टिश्यूज, this oxygen will move toward tissues। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन जब डिसोसिएट होंगे हीमोग्लोबिन से, 97% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आया है ना, तो ये जब डिसोसिएट होंगे तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा और ये बाइंड किसके साथ कर जाएंगे, ऑक्सीजन, ये जो है बॉडी टिश्यूज में चले जाएंगे, इनका डिफ्यूजन हो जाएगा बॉडी टिश्यू में, और ये हीमोग्लोबिन जो भी फ्री हुए हैं, और ये हीमोग्लोबिन, now this hemoglobin will then bind with this CO2, क्योंकि CO2 का हमने क्या देखा, या ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसमें CO2 का कंसंट्रेशन वो कम है और PCO2 का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, और PCO2 का पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो ज़्यादा है, सो इट विल मूव टुवर्ड ब्लड कैपिलरी, या ये आएगा RBC में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो RBC में आएगा, it will bind, ठीक है, and will form कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और ये कितने परसेंट होंगे, it will 20 to 25%। ठीक है, फिर हमने कहा 7%, इसको और छोटा करते हैं, ठीक है, 7% of CO2 dissolve in plasma। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो हमारा 70% CO2 का हमने बात किया था ना, ये वाटर के साथ डिसॉल्व करेगा एंड इट विल फॉर्म carbonic acid that will finally give hydrogen ion and bicarbonate ion। It will finally give hydrogen ion and bicarbonate ion। ठीक है, तो हमने देखा 23%, 7%, और ये जो हमारे पास है ये बाकी रेस्ट जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ ये बाइंड करेंगे। अब ये जो सेम रिएक्शन है, the same reaction is ये तो RBC के अंदर हो रहा है, the same reaction is happening in the plasma as well। तो हम बात करेंगे it will form carbonic acid और this is finally give। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, और हमारी NCERT कहती है कि there is an enzyme inside RBC that is जो RBC के अंदर जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इट इज फाउंड मोर in RBC and less in blood plasma।
ठीक है। अब ये जो हमारा एंजाइम है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसका काम क्या है कि ये इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एसिड का यहाँ फॉर्मेशन होगा, और जो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे बन रहे हैं इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये मिलियंस में, ये विद इन अ मिनट मिलियंस में इनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा। जबकि ये जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, यहाँ पर क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इट विल बी प्रोड्यूस इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, और ये यहाँ पर बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन क्या है, वो है लो। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, दिस HCO3, ये जो HCO3 है, इट विल, दिस HCO3 विल कम आउट ऑफ द आरबीसी। ये जो HCO3 है ये आरबीसी से बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन कम था, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग चलेगा और ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये जब बाहर आएगा तो यहाँ बच जाएंगे H+ आयन, और आपको पता है इट विल ये जो है हाईली एसिडिक बना देंगे आरबीसी को हाइड्रोजन आयन। तो इसके आयनिक इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए जब ये HCO3 या बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आ रहा है प्लाज्मा में, तो उसी टाइम जो हमारा आरबीसी है इसमें प्लाज्मा से क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स कराया जाएगा, यानी कि ई फ्लक्स किसका होगा, बाइकार्बोनेट आयन का, और इनफ्लक्स किसका होगा, क्लोराइड आयन का। तो ये जो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन है, या मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन एंड इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इसको हम अगर कंबाइन करके बोलें तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं हैमबर्गर इफेक्ट, या हम इसे कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोराइड का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या है, ये H+ आयन जो है इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ये जो H+ आयन है ये एसिडिक, जो हमारे ब्लड है उसको एसिडिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक्चुअली जो है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, एज वेल एज ये क्या कर रहा है, बफर की तरह भी काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एज वेल एज इट एक्ट एज बफर। तो बफर का काम क्या होता है, बफर पीएच को मेंटेन कर देता है, ठीक है। तो दिस H+ आयन विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 97% हीमोग्लोबिन फ्री हो रहा है ना ऑक्सीजन से, और ये जो बस 23% जो है हीमोग्लोबिन वो बाइंड कर रहे हैं CO2 के साथ। तो जो रेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है दिस विल रिएक्ट विथ दिस H+ आयन एंड विल फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड और एसिड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, साथ ही साथ ये किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है क्लोराइड आयन की जब ई फ्लक्स हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन का। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इनका क्या फेट है, हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि दिस HCO3 और जो बाइकार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा में आ रहे हैं, इसको प्लाज्मा में कौन मिलेगा, इसको प्लाज्मा में कौन मिलेगा, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम या सोडियम, एंड इट विल बाइंड विथ सोडियम एंड पोटेशियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इस फॉर्म में ये सारे जो हैं ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और जब ये यहाँ पर आएगा ट्रैवल, ये जब ट्रांसपोर्ट होकर के ये हमारे लंग्स के पास जब आएगा, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होने जा रही है कि ये जो हमारे हीमोग्लोबिन है, सॉरी, ये जब हमारा पूरा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन
और ये जो डिजॉल्व प्लाज्मा प्लस ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो है सोडियम और पोटेशियम के साथ, ये हमारे पास ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो PCO2 है, ये कंसंट्रेशन जो है CO2 का वो बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लड कैसा है, ये जो है पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ इट विल कम बैक टू द लंग फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन। तो अब यहाँ पर आने पर क्या होगा ना, ये जो सारे कंडीशंस हमने देखे थे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था तो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन बाइंड करके आया था उसका डिसोसिएशन हुआ था। अब ये जो सेम कंडीशन हमने देखा था सब यहाँ आकर रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ रिवर्स कैसे होगा कि ये जो हमने देखा ना कि दिस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो O2 का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है O2 का, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उसमें पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे PO2 इट विल वेरी लेस एंड PCO2 विल बी हाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्री किधर होगी, हमारे ब्लड कैपिलरी की तरफ होगी। अब जब फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो फिर से पलटी मारेगा, तो वो क्या करेगा, CO2 के साथ डिसोशिएट होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो कंडीशन थी ना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, इट विल डिसोशिएट हियर। तो ये जो सेम इफेक्ट हमने यहाँ पे बताया था ना कि ये जितने भी कंडीशंस हुए थे, मैं एक बार इसको समराइज फॉर्म में लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन हमने देखा ना कि किस तरीके से CO2 के साथ बाइंड कर रहा है हमारा हीमोग्लोबिन और किस तरीके से CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सारे कंडीशंस हमने देखे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन जो है ये डिसोसिएट हो रहा है। इस रिएक्शन से हमने देखा ना कि दिस ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज डिसोसिएटिंग हियर। तो ये जो डिसोसिएशन है तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन फैक्टर्स responsible for dissociation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो देखते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर है। तो हम क्या क्या यहाँ बता रहे हैं कि जब पहला फैक्टर हम बताएंगे जब हमारे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर क्या है घट जाएगा, साथ ही साथ CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और एक कंडीशन होता है जो हमारे NCERT में दिया है, टेम्परेचर हाई, यानी कि हाई टेम्परेचर विल लीड टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जब डिसोसिएशन होगा तो O2 और HB यानी हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इट विल गेट सेपरेटेड सो दैट इट कैन एसोसिएट विद दिस CO2, क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का हाई है। अब ये जितने भी कंडीशंस थे इट विल गेट रिवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ इंक्रीज करेगा तो ये सारे रिएक्शन यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, जैसे कि दिस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इट विल अगेन डिसोसिएट एंड ये जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है इट विल गिव हीमोग्लोबिन एंड CO2। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये फर्दर यूज किया जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए, और ये जो CO2 है इट विल बी एक्सहेल्ड आउट या फिर हमारे बॉडी से इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, दिस बाइकार्बोनेट आयन ये फिर से ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये CO2 और H2O में फिर से ब्रेक करेगा एंड इट विल बी लिबरेटेड आउट ऑफ बॉडी। ये सब जो है CO2 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो दिस और ये जो पूरा इफेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन अंदर गया था, जब फिर से ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन जो है वापस इनका जो है ई फ्लक्स हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है ना, इसको हम कहेंगे रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट।
सो दीज आर द रिएक्शन, और ये इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। अब इसको, ये जो हमने बात किया ना फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे हम सेम कंडीशन अगर बात करें कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, तो यहाँ हम कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे या कंडीशंस होंगे कि जो PO2 है इट विल बी इंक्रीज्ड, PCO2 इट विल बी डिक्रीज्ड, बाइकार्बोनेट आयन will be decreased, H plus concentration will decrease, and the temperature will be low. So these condition will facilitate the association of hemoglobin with oxygen. तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब इसको थोड़ा और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो हमने क्या पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के पास 4 बाइंडिंग साइट है कि वो 4 जगह पे अपने 4 साइट्स पर ऑक्सीजन को बाइंड करा सकता है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को वो बाइंड करा सकता है अपने 4 बाइंडिंग साइट्स पे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन 4 बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, तो ये 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर इसके पास मैक्सिमम एफिनिटी है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि व्हेन हीमोग्लोबिन इज अटैच्ड विथ या इज हैविंग और कैरिंग 4 ऑक्सीजन, देन इट इज 100% सैचुरेटेड। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन अगर 3 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज 70% सैचुरेटेड। अगर ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ है तो 50% सैचुरेटेड। और अगर ये हीमोग्लोबिन, अगर इसके पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं इट इज ओनली 25% सैचुरेटेड। तो 100% सैचुरेटेड मतलब हीमोग्लोबिन जो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया हुआ, तो ये नॉर्मली कहाँ होगा, ये लंग्स में होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, जहाँ पे इसके पास मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल होगा जब PO2 जो है वो काफी हाई होगा। ठीक है, यानी PO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होगा, तभी तो ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में होंगे, तभी तो वो हीमोग्लोबिन के सारे बाइंडिंग साइट से ज्वाइन कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो हम बात करें 100% सैचुरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होगा, जो कि 98 mmHg तक, नॉर्मली 95 to 98 mmHg के कंसंट्रेशन पे ये जो है हीमोग्लोबिन ये पूरा सैचुरेट कर जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर हमने कहा कि सिर्फ 3 ऑक्सीजन के साथ, तो भाई ये हीमोग्लोबिन जब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है इस ऑक्सीजन को लेकर, तो ये टिश्यूज़ के पास जाएंगे ना भाई। तो मान लो अगर 25% डिसोसिएशन हुआ है, ये 75% होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस लेवल में यहाँ से यहाँ तक में 25% डिसोसिएशन भी तो हुआ है, तभी तो सिर्फ 75% सैचुरेटेड है। और अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक आने में तो 50% डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ की बात करें तो 75% डिसोसिएशन हो रहा है। हम इसको दोनों टर्म्स में कह सकते हैं, या तो 25% सैचुरेटेड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि 75% ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ वो डिसोसिएट कर चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकल मैनर में देख लें, पर उसको देखने से पहले एक चीज़ हम और समझ सकते हैं कि ये 75% सैचुरेशन या 25% डिसोसिएशन कब होगा, व्हेन इट विल बी कंज्यूम्ड, when 25% oxygen will be consumed or when 25% of oxygen will be taken up by body tissues, तो क्या होगा 75% saturation होगा।
ठीक है। या फिर जब हमारा बॉडी थोड़ा एक्टिव फेज में होगा, जब हमारी बॉडी एक्टिविटी कर रही है तो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी तो और ऑक्सीजन जो है वहां से डिसोसिएट करेंगे हीमोग्लोबिन से, तो फिर क्या होगा, 50% ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, तो सिर्फ 50% जो है हीमोग्लोबिन वो सैचुरेटेड होगा। फिर हम कह सकते हैं जब हम विग्रस एक्टिविटी कर रहे हैं, विग्रस एक्टिविटी करेंगे तो हमारी बॉडी की डिमांड जो है, टिश्यू की डिमांड वो और बढ़ जाएगी। जब टिश्यू की डिमांड और बढ़ेगी तो मोर ऑक्सीजन विल गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और इस कंडीशन में क्या होगा, 75% डिसोसिएशन होगा और हमारे पास सिर्फ 25% सैचुरेशन बचेगा हीमोग्लोबिन का। चलिए हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि बिना हमारे पास ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हुए हम तो एफिनिटी की सॉरी हम हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन लेवल का तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और फिर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये हमने रखा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलिए हम इसकी थोड़ी ग्राफ की डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये कैसा मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा सिग्मॉइड शेप में, या हम इसको कह सकते हैं एस शेप्ड कर्व। तो ये हम बना लेते हैं, दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि एस शेप्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लिया, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया हमने एक्स एक्सिस पे, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि किस पार्शियल प्रेशर पे जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। तो हम नॉर्मली हमने क्या बात किया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई लेवल कहाँ पर होगा, लंग्स में, तो जब लंग्स से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें डिफ्यूज़न हो रहा होगा ऑक्सीजन का, तभी सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अगर हम ये 100% या हमारे एनसीईआरटी में 97% सैचुरेशन लेवल की बात की गई है, जो कि ये हमारा PO2 का जो PO2 जो है कहाँ होगा, PO2 का रेंज 95 से 98 mmHg पे होगा, तो हम कहेंगे 97% हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं ना, ये कहाँ होगा, ये लंग्स में होगा, या हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। ठीक है, फिर हमने बात किया, अगर हम बात करें सपोज 75% कुछ यहाँ पर रफली होगा, तो हमने क्या बोला 75% सैचुरेशन कब होगा, जबकि 25% जो हीमोग्लोबिन है वो उससे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, यानी कि 25% जो है ये सारे डिसोसिएशन ऑफ O2 को दिखा रहा है, O2 यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हैं, O2 डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो 25% डिसोसिएशन होगा O2 का। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमको ग्राफ मिल रहा है। अगर हम 50% की बात करें,
और 25% की बात करें तो कुछ ऐसा हमको ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ या ये कर्व हमें ये बता रहा है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन लेवल है इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अदरवाइज जैसे जैसे इसका कंज्यूम ये होता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये हमने क्या बोला, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ तक में क्या हो रहा है, 25% जो ऑक्सीजन है इट इज गेट कंज्यूम्ड। ये यहाँ पे जब ऑक्सीजन का कंजप्शन हो जाएगा, टिश्यूज में चले जाएंगे, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एट रेस्ट, ये कंडीशन हमको देखने मिलता है। और ये हमने कब बोला, जब बॉडी टिश्यू आर एक्टिव या हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, व्हेन वी परफॉर्म एक्टिविटी। और ये हमने बताया विगरस एक्टिविटी, तो जैसे जैसे O2 का डिसोसिएशन होगा CO2 उतने प्रोड्यूस होते जाएंगे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में, और उनका एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ होता जाएगा और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता जाएगा। और जितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया एंड यू एंजॉयड द क्लास। सो दिस वाज ऑल about oxygen dissociation curve and transport of gases. Thank you everyone. Thank you.